हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिकली नर्वस सिस्टम मोबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो मोबिलिटी के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है। ठीक है, अब मोबिलिटी के कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये हो सकते हैं कि उसकी कॉन्टीन्यूटी कैसी है। ठीक है, वो जो है हमारे पास स्ट्रक्चरली कैसा है, फंक्शनली कैसा है। ठीक है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हो रहे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बटलर था हमारे पास, जिसने हमारे पास डिस्क्राइब किया था एक पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोसेस, जिसमें उसने कहा था कि ये दोनों एक कॉन्टिन्यूस ट्रैक या कॉन्टिन्यूस टिश्यू ट्रैक है। मतलब एक के साथ, मतलब जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम चल रहा है वैसे ही साथ ही कॉन्टिन्यूसली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम चलेगा। ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूएशन है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फिर आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक कॉन्टिन्यूस ट्रैक की तरह यूज होता है। ठीक है, इट इज लाइक एन एच ऑन इट्स साइड्स। ठीक है, अगर हम देखें साइड्स पे तो ये एक एच की शेप देगा हम। ठीक है, ये हमें एक एच की शेप देगा। हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अब उन्होंने कहा, दोनों चीज़ों की बात की। उन्होंने कहा स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों जो है हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है। हमें पता है कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू ही है जो हमारे पास ना कवरिंग दे रहे हैं, या सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो होता है ना, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम का वो कनेक्टिव टिश्यू बेस्ड है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द इम्पल्स ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूरॉन्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो हमारे पास इम्पल्स की ट्रांसमिशन होनी है, जिसको हमने अगर बहुत लोगों को नहीं पता तो वो साइनैप्स कह रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है वो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होती है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होके हमारे पास एक ट्रांसमिशन क्रिएट करते हैं जिसमें साइनैप्सिस क्रिएट होता है। ठीक है, सो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ने कहा, या एक न्यूरॉन से मसल्स में, ठीक है, जिसको न्यूरोट्रांसमिशन कहते हैं, या साइनैप्सिस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगी, इम्पल्स की ट्रांसमिशन करती है बिटवीन द न्यूरॉन। इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन मोबिलिटी, ठीक है, क्या करती है कि हमारे पास हेल्प आउट करती है इम्पल्स ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड विद द केमिकल फ्लो। हमें जैसे पता है केमिकल फ्लो क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ठीक है, सो न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो केमिकल फ्लो है वो भी हेल्प आउट करेगा। ठीक है, The system is designed to be mobile and deform while at the same time to be able to conduct impulses. ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में उन्होंने ये कहा कि इस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसकी मोबिलिटी और डिफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों जो हैं वो दोनों ही हेल्प आउट करती है हमारे पास कंडक्ट करने में इम्पल्सिस को। ठीक है, इस सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप ये कह सकते हैं इसकी जो कुदरत है उसने इस तरह से इसको क्रिएट किया, या इसकी क्रिएशन जो थी वो सारी ऐसी थी कि मोबिलिटी और डिफॉर्म प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, उन दोनों में ही एट द सेम टाइम सेम एरिया पे कंडक्शन इम्पल्सिस में हेल्प आउट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबिलिटी क्या होती है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी को हम कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरी डिफॉर्म क्या है हमारे पास, डिफॉर्म प्रॉपर्टी अगर किसी को नहीं पता तो वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि आप ये कह सकते हो कि वो अपनी टिश्यू जो होता है वो नई टिश्यू जो होता है ना वो एक रीजन आता है हमारे पास जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, या अगर किसी ने स्ट्रेचिंग वाले चैप्टर्स की वीडियो देखी है तो उसको काफ़ी क्लियर होगा कि वो एरिया होता है या वो पॉइंट होता है जहाँ से आगे एक पॉइंट से आगे हमारे पास मोबिलिटी जो होती है वो डिफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो डिफॉर्म ये होता है कि बेसिकली उसके बाद वो इलास्टिसिटी अपनी छोड़ देती है। ठीक है, उसमें इलास्टिक नहीं रहता कंपोनेंट और वो परमानेंटली उसी शेप में आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कुछ फाइबर्स हैं, ठीक है, कुछ फाइबर्स हैं हमारे पास, और वो क्या है कि
फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि इस रीजन तक जो है ना, यहाँ तक इसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। इससे आगे क्या होगा कि वो अब अपनी फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी जो है ना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं, इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी जो है वो क्या करेगी कि इसको रिवर्स बैक करेगी, ठीक है, इसको रिवर्स बैक करेगी। पर जब इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे तो इसकी जो रिवर्स बैक करने की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, इसकी जो रिवर्स बैक करने की प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो हमारे पास नहीं रहेगी, ठीक है। ये मेजर बात यहाँ पे की जा रही है कि डिफॉर्मिटी और मोबिलिटी में ये फर्क होता है कि मोबिलिटी में जो होता है ना, समटाइम्स मोबिलिटी भी आप डिफॉर्मिटी के रूल से लेके ना आप क्रिएट कर सकते हो। सम फाइबर्स में आप डिफॉर्मिटी या डिफॉर्मिटी नहीं कहते, डिफॉर्म की कंडीशन या डिफॉर्म जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, और फिर वहां पे क्या होता है कि वो फाइबर्स परमानेंटली उस लेंथनिंग पोजीशन में चले जाते हैं, फिर वो दोबारा शॉर्टनिंग में नहीं आते, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम जो होता है इस तरह से डिजाइन होता है ताकि हमारे पास हम इजीली कंडक्ट कर सकें इम्पल्सेस को। अच्छा, व्हेन अ जॉइंट मूव्स एंड टेंशन इज प्लेस्ड ऑन अ नर्व बेड, ठीक है। अब उन्होंने सिंपल सी बात की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, ठीक है। हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट ये है, वो ये कहता है कि जब हम जॉइंट को मूव करते हैं और टेंशन नर्व के ऊपर आती है, ठीक है, नर्व के ऊपर टेंशन आती है, सो नर्व ग्लाइडिंग या नर्व ग्लाइडिंग जो होगी वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होगी मूविंग जॉइंट की, ठीक है। अब इसकी सिंपल से इन्होंने बात ये की है कि जब आपने किसी जॉइंट पे टेंशन प्लेस करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कंप्रेशन क्रिएट करनी है, या कंप्रेशन की, हाँ नहीं, यहाँ टेंशन की बात हो रही है मोस्टली, ठीक है। तो अगर आपने किसी जॉइंट में टेंशन क्रिएट करनी है तो जहां पे जॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, ग्लाइडिंग को भी सेम साइड पे मूव कराएं। उससे ये होगा कि नर्व की जो या जॉइंट जो मूव हो रहा है और जो टेंशन पड़ रही है नर्व बेड पे, वो एट द सेम टाइम कन्वर्जेंस का एक दायरा क्रिएट करेगी। आप ये कह सकते हैं जॉइंट को टेंशन में लेके जाएगी। लेकिन अगर उसी टेंशन को आपने रिवील्ड करना है तो क्या होगा कि अब क्या हुआ, टेंशन जो है वो इस साइड पे हो रही है और जो नर्व की ग्लाइडिंग है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट, मूविंग जॉइंट हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लाइड जो होगी वो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में देते हैं डाइवर्जेंस होती है, ठीक है। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का प्रोसेस ऐसे ही है। अगर आप सिंपली बॉडी में हम जैसे नर्व ग्लाइडिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, या आप अगर नर्व ग्लाइडिंग से एग्जांपल से समझ नहीं आ रही तो आप सिंपल सी एक जॉइंट की ग्लाइडिंग को चेक कर लो, ठीक है। जॉइंट की ग्लाइडिंग क्या होती है हमारे पास, बेसिकली हम कहते हैं ना कि हमारे पास जब हम दोनों डायरेक्शन सेम में जा रहे होते हैं हमारे पास कनकेव रूल होता है, ठीक है। रोलिंग और ग्लाइडिंग सेम डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा, कनकेव रूल होगा, और हमारे पास कनकेव ऑन कन्वेक्स होगा, ठीक है। और हमारे पास जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो कन्वेक्स ऑन कनकेव होगा, ठीक है। इसमें उन्होंने सिर्फ डिफरेंट बात ये की है कि टेंशन को जब रिलीज करना है, ठीक है, हम टेंशन को रिलीज करने के लिए ये वहां पे सिर्फ रूल ये होता है जॉइंट के ऊपर के डिफरेंट जॉइंट्स पे डिफरेंट तरह का रूल होता है। पर नर्व ग्लाइडिंग में सिंपल सा रूल ये है कि जब आपने किसी नर्व पे टेंशन क्रिएट करनी है तो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में, और जब आपने किसी टेंशन को हटाना है तो हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है जॉइंट की ग्लाइडिंग से, क्योंकि जॉइंट की ग्लाइडिंग जॉइंट टू जॉइंट वेरी कर होती है। कुछ जॉइंट कन्वेक्स होते हैं, कुछ कनकेव होते हैं, तो हम उनकी सरफेसिस की बेसिस पे वहां पे ग्लाइडिंग दे रहे होते हैं। पर यहाँ पे ये होता है, अच्छा, हम हर चीज को साइड पे रखते हैं अगर ये सारी चीजें मिक्सअप हो रही हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों का समझ नहीं आता, ठीक है। सो अगर मैं सबसे सिंपल सी बात करूं, ठीक है, ये हमारे पास नर्व है, नर्व इस तरफ हमारे पास जो सिंपली मूव कर रही है, ठीक है। नर्व एड इस तरफ जॉइंट मूव कर रहा है तो नर्व को दोनों चीजें जब एक साइड पे डायरेक्शन में मूव करेंगी ना तो हमारे पास क्या होगा, नर्व की ग्लाइडिंग भी और जॉइंट की डायरेक्शन भी, तो हमारे पास कन्वर्जेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और हमारे पास जब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी ना दोनों चीजें, ठीक है, तो हमारे पास डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। अब ये जो डाइवर्जेंस है हमारे पास, ठीक है, ये वाला ये मोस्टली यूज होगा जब हम वो रूल अप्लाई कर जब हमने किसी नर्व की ग्लाइडिंग करवानी है या नर्व में टेंशन को रिलीज कराना है, ठीक है। नर्व की टेंशन को रिलीज कराने के लिए जो रूल यूज होगा वो डाइवर्जेंस का रूल होगा, ठीक है। और टेंशन क्रिएट करने के लिए जो यूज होगा वो हमारे पास बेसिकली कन्वर्जेंस का होगा, ठीक है। सिंपल सी ये बात।
Initially, excursion of the nerve occurs adjacent to the moving joint, but excursion of the nerve process is more distinct from the moving joint as limb movement continue. ठीक है, इनिशियली क्या होता है, एक्सकर्शन जो होती है ना, बेसिकली एक्सकर्शन का मतलब सिंपल सा लिटरल मीनिंग जो होता है ना उसका यही होता है कि अपनी जो डायरेक्ट या अपनी ओरिजिनल जो एरिया था ना वहां से थोड़ा सा हट जाना, या थोड़ी सी साइड पे हो जाना, या थोड़ा सा मूव कर जाना, ठीक है। बट एक्सकर्शन, अब उन्होंने ये कहा कि इनिशियली क्या होता है, एक्सकर्शन ऑफ द नर्व जो होती है वो मोस्टली अकर होती है एडजस्टेंट टू द मूविंग जॉइंट, सेम मतलब एक साथ साथ जा रहे होते हैं। बट एक्सकर्शन ऑफ द नर्व प्रोसेस इज मोर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मूविंग जॉइंट एज लिम्ब मूवमेंट कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आप मूव कराते जाते हो, या आप जैसे जैसे जॉइंट को मूव करते जाते हो, तो इसकी जो एक्सकर्शन ऑफ द नर्व है वो प्रोसेस दूर करती जाती है, ठीक है। इस चीज के मूवमेंट है, ठीक है, कितनी उसकी मूवमेंट हो रही है, ये जो उसका ये जो उसकी नर्व की मूवमेंट है, ठीक है, वो एट द सेम डायरेक्शन मूव करेगी जॉइंट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि साथ साथ बिल्कुल चल रहे होंगे, लेकिन क्या होगा कि जब नर्व मूव कर रही होगी, जैसे जैसे जॉइंट और मूव करता जाएगा, जितनी जितनी ज्यादा लिम्ब की मूवमेंट होती जाएगी, नर्व जो है वो आपके जॉइंट या मूविंग जॉइंट से दूर होती जाएगी, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि पहले ये करीब है, ठीक है, ये यूं कॉन्टिन्यूस आ रही है, ठीक है। फिर क्या होगा कि जैसे जैसे लिम्ब की मूवमेंट होती जा रही है, ये क्या हो रही है, दूर होती जा रही है, ठीक है, ये क्या हो रही है, दूर होती जा रही है, ठीक है। सो इस तरह का ये प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास इसमें लिम्ब की मूवमेंट मोबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है सब्सटेंशियल या सब्सटेंशियल मोबिलिटी इन द नर्वस सिस्टम इज नीडेड फॉर एन इंडिविजुअल टू मूव ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है। हमें एक मोबिलिटी नर्वस सिस्टम की चाहिए, हमें अगर डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, अपने आइडियाज परफॉर्म करने, तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो विद मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी बिफोर देयर इज एन इंक्रीज टेंशन इन द नर्व इटसेल्फ, द होल पेरिफेरल नर्व्स मूव। अब क्या होता है कि उन्होंने ये मेजर पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को नहीं पता, मोस्ट लोगों को नहीं पता होता, ठीक है, कि अगर कोई एक्सट्रीमिटी मूव कर रही है ना, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए अपना हाथ हिला रही हूँ, ठीक है। सो अगर मैं अपना हाथ मूव कर रही हूँ, तो मेरे उस हाथ को मूव करने के पीछे पूरा एक नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होल प्रोसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। बिफोर देर इज एन इंक्रीज टेंशन इन द नर्व इटसेल्फ, के नर्व खुद टेंशन ले, हमारे पास होल पेरिफेरल नर्व मूव करती हैं, ठीक है, सारी पेरिफेरल नर्व्स। उसका मतलब, उसकी वजह ये होती है शायद कि अभी बॉडी ने इस चीज को सेंस नहीं किया होता कि हमारे पास किस नर्व ने मूव करके कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसको इजीली करते जाते हो ना, अपने टेंशन क्रिएट करते जाते हो, ठीक है। सो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो नर्व जो होती है वो होल प्रोसेस, जैसे जैसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता जाता है, जैसे जैसे इंटरप्रेट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देता है सिग्नल, जैसे मूवमेंट क्रिएट होती है बिटवीन द कनेक्टिव टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू, तो हमारे पास क्या होता है कि एट द एंड रिजल्ट हमारे पास एक्सट्रीमिटी की मूवमेंट आ गई है, ठीक है। सो इस तरह से उन्होंने सारी चीजों को क्रिएट किया कि अब क्या होता है कि एक मैं हूँ, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरे हाथ ही हिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व्स जो है वो मेरे हाथ को या बाजू को हिलाने में काम कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा एरिया है जो एक नर्व ने भी, एक सिंगल नर्व ने भी कवर किया हुआ है, ठीक है। हमें पता है मीडियन नर्व का क्या पाथवे है, अल्नर नर्व का क्या पाथवे है, ठीक है। तो उस तरह से किसी एक नर्व ने, सिंगल पेरिफेरल नर्व ने भी अगर जो पाथवे कवर किया हुआ है वो एक बहुत बहुत ज्यादा लंबा पाथवे है, ठीक है। तो उस सारे के साथ ब्रेकियल प्लेक्सिस भी उसमें इन्वॉल्व है। सो ब्रेकियल प्लेक्सिस की सारी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी मेरे सिर्फ हाथ को मूव कराने के लिए। इसका मतलब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक प्रोसेस इन्वॉल्व है मेरे सिर्फ एक हाथ को मूव कराने के लिए। द मोबिलिटी इज अलाउड विदाउट अनड्यू स्ट्रेस ऑन द नर्व टिश्यू बिकॉज, अब उन्होंने जो सिंपल सी बात की है ना, मोबिलिटी अलाउ करती है विदाउट अनड्यू स्ट्रेस ऑन द नर्व टिश्यू। क्यों? हमारे पास बेसिक सिंपली ये बात है बिकॉज, अच्छा, अब उन्होंने कहा मोबिलिटी जो होती है ना हमारे पास सिंपली अलाउ हो जाती है विदाउट द अनड्यू स्ट्रेस ऑन द नर्व टिश्यू, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की वजूहत उन्होंने बताई, ठीक है।
बटलर ने, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट है ना स्पाइनल कॉर्ड्स की, नर्व टिश्यूज की और प्लेक्सिस की, वो भी अलाउ करती है हमारे पास समटाइम्स मोबिलिटी। समटाइम्स उन्होंने कहा कि एच, इफ एनी पार्ट ऑफ द एच इज प्लेस्ड अंडर टेंशन, ठीक है, मतलब एच का उनकी मतलब ये है कि कोई भी नर्व का कोई पार्ट अगर टेंशन में रखा जाता है, द फोर्स कैन बी डेसिपेटेड थ्रू आउट द सिस्टम। एक पूरी फोर्स या एक पूरी जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, वो क्या होगी कि वो पूरी थ्रू आउट द सिस्टम जो होगी वो डेसिपेट होगी। डेसिपेट होने का मतलब सिंपल सा यही है ना कि हमारे पास फैल जाएगी, ठीक है। वो कैसे फैलेगी? क्योंकि देखो, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई भी एनी पार्ट ऑफ द एज, क्या उनका मतलब ये था कि एक नर्व है, मैं कहती हूँ मीडियन नर्व है मेरी एक एरिया से का, इस एरिया के इस रीजन पे, या मैं कहती हूँ कि अगर मैं कहती हूँ सिर्फ कार्पल टनल में नहीं बल्कि और किसी रीजन में कंप्रेस हो रही है, प्रोनेटर टीरीज के बीच में से हो रही है या कहीं पे भी हो रही है, ठीक है, प्रोनेटर्स के बीच में से या किसी भी एरिया में से, वो जो है ना हमारे पास सिंपली से जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो क्या होगा, जैसे वो कंप्रेस या अंडर टेंशन आएगी, जो फोर्स होंगी वो पूरे सिस्टम में डेसिपेट हो। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ने सिग्नल देना है ब्रेन को कि यहाँ पे किसी रीजन पे जो है वो हमारे पास हो रही है, पर उस सिग्नल को पहुंचाने के लिए उसको सारी नर्व को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि कौन सी नर्व का सिस्टम, कौन सा रीजन इन्वॉल्व है, और उस तरह से फिर वो बताएगा कि इस रीजन पे पेन देनी है, इस रीजन पे पेन हो रही है, या इस रीजन को जो है ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक नर्व का पाथ है उन्होंने बताया। The nerves themselves are wavy and can straighten when tension is applied, ठीक है। ये सिंपल सी बात हमें बहुत बार पता है कि नर्व्स वैसे वेवी होती हैं, लेकिन वो जब टेंशन अप्लाई की जाती है या जब हम ग्लाइडिंग स्ट्रेस देते हैं तो हमारे पास जो होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, ठीक है। The connective tissue around the individual nerves and bundles of the nerves, सिंपल सी बात है, जो कनेक्टिव टिश्यूज जो है इंडिविजुअल नर्व के अराउंड या बंडल्स जो हैं जैसे एपिन्यूरम, पेरिन्यूरम, एंडोन्यूरम थे, ठीक है, वो सारे एब्जॉर्ब करते हैं टेंसाइल फोर्स बिफोर द न्यू नर्व इटसेल्फ स्ट्रेचेस, ठीक है। वो पहले टेंस, ये सिंपल सी बात है, इसके बारे में कोई नई बात नहीं है कि टेंशन जो होगी पहले उन पे पड़ेगी, उसके बाद फुल नर्व स्ट्रेच होगी। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि जब स्मॉल एरिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जितना छोटा है ये सबसे पहले लेगा, ठीक है, फिर इस तरह बढ़ते 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 क्या होगा कि हमारे पास टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ जाती जाएगी और फिर क्या होगा, एट द एंड क्या होगा, हमारे पास पूरी नर्व में जो होगी वो टेंशन आ जाएगी, ठीक है। सो स्ट्रेच आ जाएगा या टेंशन आ जाएगी, ये मोस्टली स्ट्रेच का वर्ड यूज होता है, ठीक है। सो स्ट्रेच क्रिएट हो जाएगी नर्व में। अब उन्होंने ये बात की कि डैब्रिक और इन विवो अल्ट्रासाउंड स्टडीज ने बहुत सी मीडियन नर्व की मोबिलिटी के बारे में बताया, स्ट्रेन के बारे में बताया, और जिसने शो ये किया कि नर्व मूवमेंट ऑफ 5 to 10 mm डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट इन द अपर एक्सट्रीमिटी एंड नेक एज वेल एज द वेवी अपीयरेंस व्हेन अ स्लैक अनलोडेड एंड अ straightening of the nerve when under tension, strain calculated in the stretch position। ये कुछ उन्होंने सिंपल सी बात बताई है कि मीडियन नर्व को ना उन्होंने इन विवो और कैडावरिक स्टडीज में स्टडी करने के बाद ये देखा कि उसकी जो मोबिलिटी है वो हमारे पास 5 to 10 mm डिपेंड करती है स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन नर्व की जो मूवमेंट है वो हमारे 5-10 mm डिपेंड कर रही है ऑन द पोजीशन और मोशन ऑफ द ईच ऑफ द जॉइंट। जिस तरह से हमारे पास जॉइंट अपर एक्सट्रीमिटी का मूव करेगा या नेक जिस तरह से मूव करेगी, उसी तरह से वो वेवी अपीयरेंस कम होती जाएगी या ज़्यादा होती जाएगी। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है कि या तो स्ट्रेट होती जाएगी या वेवी होती जाएगी या स्लैक टेकन ऑफ हो जाएगा या हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेन कैलकुलेटेड इन द स्ट्रेच पोजिशन, सी अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वह हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में ना इन्होंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई होंगी और कुछ चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जिसमें नर्व ग्लाइडिंग्स वगैरह को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम कुछ की मसल्स जो हमारे पास जिनके मायोटम्स हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ मूवमेंट्स के थ्रू, जैसे मायोटम्स हमें पता है क्या होते हैं कि अपर लोअर मूवमेंट्स की अपर लोअर क्वाड्रेंट्स की मूवमेंट करा के तो हम क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं कुछ की मसल्स को, ठीक है। जैसे अपर क्वार्टर में C1 C2, अब ये उन्होंने बेसिकली ये बताया कि हमारे पास ये नर्व्स जो हैं वो किस किस रीजन में जो है ना वो हमारे पास क्या क्या मूवमेंट परफॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। C1 C2 सर्वाइकल फ्लेक्शन है, C3 हमारे पास सर्वाइकल साइड फ्लेक्शन है, 4 स्कैपुलर एलिवेशन है, C5 जो है वो शोल्डर की एबडक्शन है,
ठीक है। C6 जो एल्बो की फ्लेक्शन रिस्ट की एक्सटेंशन कंबाइन है, ठीक है। C7 एल्बो की एक्सटेंशन रिस्ट की फ्लेक्शन है। C8 थंब की एक्सटेंशन है। T1 फिंगर एबडक्शन है। इस तरह अच्छा यहाँ पे ना जैसे लोअर क्वाड्रेंट में हिप की फ्लेक्शन है L3, नी की एक्सटेंशन L4, एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन L5, बिग टो की एक्सटेंशन S1, एंकल एंड इवर्जन एंड प्लांट फ्लेक्शन हिप एक्सटेंशन, ये कंबाइंड पैटर्न है। S2 जो है वो नी की फ्लेक्शन है। S3 जो होता है सो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये इंट्रिंसिक मसल मोस्ट कॉमनली जो फुट का जो रीजन होता है ना वहां पे है। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ना ये जो सारे है ना मायोटोम्स, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, दूसरी इसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, आप वेबसाइट्स पे या डिफरेंट जगह पे आप जाते हो तो आप वहां पे देखते हो कि वहां पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से कुछ वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। समटाइम्स की जगह दूसरा लिखा होगा, एंकल की वर्जन की सिर्फ एंकल की वर्जन लिखा होगा, या कहीं पे सिर्फ हिप एक्सटेंशन लिखा होगा, या कहीं पे नी की फ्लेक्शन लिखा होगा, ठीक है। या समटाइम्स कुछ डिफरेंट तरह से ना कहीं पे उन्होंने एल्बो की सिर्फ फ्लेक्शन लिखा होता है, कहीं पे उन्होंने रिस्ट की एक्सटेंशन लिखा होता है, ठीक है। सो आपने इस चीज को समझना है कि एक जो बेसिक बेसिक पैटर्न है, ठीक है, आपने मैक्सिमम ऑफ द चार्ट्स को फॉलो करना है, या फिर आपने कोई ऐसी रिकमेंडेड, जैसे हमारे पास ये किजनर की बुक है, ठीक है, कोई ऐसी मेजर रिकमेंडेड बुक को फॉलो करो, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेजर जो हमारे पास किसी एक मेजर बुक को फॉलो कर लो तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको रिटेन करना, ठीक है। क्योंकि इसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, तो आप किसी एक चार्ट को भी रिटेन कर लेते हो तो दैट्स इनफ, ठीक है। अगर आप समटाइम्स आपसे वाइवा में कुछ सवाल किए जाते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ और पढ़ा हो, आपने कुछ और, ठीक है, इसकी वेरिएशन कोई और उन्होंने पढ़ी हो, आपने कोई और पढ़ी है। सो आप इजीली आप उनको बता सकते हो कि आप उस रेफरेंस दे सकते हो उस बुक का कि आपने किस बुक से पढ़ा था या किस बुक में ये चार्ट अवेलेबल है, ताकि उनके लिए भी इजी हो, उनको पता चल जाए कि आपने कहाँ से स्टडी किया था, ठीक है। बट समटाइम्स एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो बस जल्दी जल्दी पूछते हैं आपसे, ठीक है, कि मायोटोम्स और डेर्माटोम्स क्या होते हैं, मायोटोम्स में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं। सो मायोटोम्स कौन कौन से हैं, अपर लिम्ब के या लोअर लिम्ब के, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है, सही है। मेजर सवाल यही और होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कुछ एग्जामिनर्स कुछ डिटेल्स में पूछते हैं, तो आपने उस चीज को ध्यान में रखते हुए चेकआउट रखना है, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात, सबसे अच्छी जो बात यही है कि आप वेरिएशन को एक बार गो थ्रू जरूर कर लो, आपकी आंखों से गुजर जाए कि इसके अलावा कोई और मूवमेंट तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपके सब पर सवाल रखता है कि इसका ये नहीं ये है, तो आप उनको इजीली बता सको कि ये भी है, लेकिन ये जो हमारी बुक की रेफरेंस थी वो ये थी, और जो वेबसाइट्स की रेफरेंस है वो ये है, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। लेकिन मायोटोम्स इज most commonly asked question in viva, ठीक है। So you have to be prepared on OSCE and viva if you want to score well, right? सो अभी जो नेक्स्ट है ना, फिर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर्स को मैं लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन शॉर्ट दूंगी, पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली अपलोड करूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए चैप्टर को कवर अप करना। क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के इश्यूज आ रहे थे कि आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कवर करती, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज मेरी वीडियोस जो हैं वो किसी जगह से ख़राब हो गई थी। सो इस वजह से मुझे कुछ चैप्टर्स को बीच में ही छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको दोबारा से कवर अप कर सकती, पर आई विल ट्राई कि मैं उनको कंप्लीट कर सकूँ जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी इशू, क्योंकि मुझे यहाँ से रिकमेंडेशन ज़्यादा आए थे कि आप 10 to ऑनवर्ड्स जाएं, तो मैंने फिर 10 to ऑनवर्ड्स वाली वीडियोस पहले बनानी स्टार्ट करी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के ग्रुप्स में या आप कहीं पे भी यूट्यूब के कमेंट्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।